नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हैं और उनके समर्थन में भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की भेदभाव नहीं की जाएगी, लेकिन जो विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को अनुदान देता है, सरकार की जो एक एजेंसी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने जाति पर आधारित भेदभाव को कम करने और भारतीय परिसरों में समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 को जो नया नियम दिया है उसको लेकर एक तरफा बताया जा रहा है सवर्ण समाज की तरफ से, सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ से, और इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसको वापस लेने की मांग लगातार हो रही है। कॉलेजों के बाहर, विश्वविद्यालयों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर इसकी वापसी की मांग की जा रही है। शिक्षक, छात्र, शिक्षाविद, राजनेता और यहां तक कि तो अब तो संत महात्मा भी इसमें शामिल हो गए हैं और वो लोग भी कहते हैं कि इस तरह के जो नियम हैं, कायदे हैं, उनको बदलना चाहिए, ये गलत है। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को भी मंजूरी मिल गई है। जो चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है उसको मंजूर कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और याचिका में नियम को गैर समावेशी बताते हुए जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अब बहस भी होने की संभावना है। इससे पहले यूजीसी का नया इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। इन नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि यह व्यवस्था केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों तक सीमित है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को कथित जातिगत भेदभाव के मामले में न तो समान सुरक्षा मिलती है और न ही प्रभावी शिकायत निवारण का अधिकार। तो याचिका में यह भी कहा गया है कि यूजीसी के ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा बाकी वर्गों के लोगों को शिकायत दर्ज कराने और संस्थागत सुरक्षा का अधिकार नहीं देता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव झेलने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग और समुदाय का क्यों न हो। याचिका के मुताबिक जाति के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से लागू किए गए इस नियम में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकना लक्ष्य बताया गया है। ये जो कानून है इसी का विरोध हो रहा है और इस कानून के जो नया नियम यूजीसी की तरफ से लगाया गया है उस नियम के बारे में है कि ये भेदभाव को बढ़ावा देता है। हालांकि सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री कल सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भेदभाव की बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उसको खत्म किया जाएगा। लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी भी नाराजगी है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए जरा पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कहना है, और अब साधु संत लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, वो लोग भी अब इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का सुनिए। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा, और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, यूजीसी के एक्ट को मैंने अभी पढ़ा नहीं है और इसलिए मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक विरोध का सवाल है तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है। यूजीसी में क्या चेंज आया है, क्या उसमें अमेंडमेंट है या क्या नया एक्ट है, जब मैं उसे पूरा स्टडी कर लूँगा फिर मैं उस पर बात
करना चाहूँगा, लेकिन मैं भारत सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत को यूनाइट होने की ज़रूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो भारत में जातियों के नाम पर जो भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी ने जो नया नियम लागू किया है उससे भेदभाव बढ़ेगा, यह आरोप लगाया जा रहा है सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा, क्योंकि इसमें एससी एसटी तो पहले से थे, अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है और सिर्फ सामान्य वर्ग को बाहर किया गया है। तो अब यह कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही आतताई होते हैं, अत्याचारी होते हैं? और दूसरी चीज की जो कमेटी है उस कमेटी में यह भी साफ साफ नहीं लिखा है कि उसमें सामान्य वर्ग का भी कोई प्रतिनिधि होगा। तो ये इसे एक तरफा बताया जा रहा है और इसी का विरोध हो रहा है। यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई शिकायत दर्ज कराता है और वो शिकायत में कोई दम नहीं होता, उसे खारिज कर दिया जाता है, तो शिकायत करने वाले पर भी कोई उस पर कार्रवाई हो, ऐसा भी इस कानून में, इस नए नियम में नहीं है साफ साफ। तो अब इसी को लेकर कि क्या ये जो है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन है या उस कसौटी पर खरा उतर रहा है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक तौर पर तो इसको लेकर काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसका कानूनी पक्ष क्या है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सत्यम सिंह राजपूत, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका, कानून के जानकार के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ये जो कानून आया है यूजीसी का, जो नया नियम आया है, अब इस नियम का विरोध तो हो रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है। जरा इसको समझाइए कि इसे क्या हम प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखें या कोई बड़ा कानूनी बदलाव इसमें छुपा हुआ है? आप जरा समझाइए इसके कानूनी पक्ष को। देखिए, इसमें आनंद जी पहले तो धन्यवाद इस मुद्दे पे ज्वाइन करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो किसी भी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप नए बिल को एससी एसटी से लेकर के आने की, क्योंकि जब एससी एसटी एक्ट ऑलरेडी है जो जिसके लिए किसी प्रीमाइसेस की जरूरत नहीं है, चाहे आप विदिन किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर हो, अगर उस तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता तो एससी एसटी एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, अट्रैक्ट करता है। अब जब हम बात करते हैं कि कैंपस की, जहां पे हमें इस तरीके की चीजों की बात करनी, एक तरफ हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की। अब सिंपल सी एक मुझे जो लॉजिक है कैंपस का कि सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं, इसीलिए हर कॉलेज या हर जगह एक ड्रेस कोड होता है। तो आप उस ड्रेस कोड को ये देख के तो अलाउ नहीं करते कि ये ओबीसी से तो इनका ड्रेस कोड ये होगा, ये जनरल से हैं तो इनका ड्रेस कोड ये होगा, आप ये एससी एसटी से हैं तो इनका ड्रेस कोड ये होगा। उसके पीछे कारण ये है कि जब स्टूडेंट होते तो सारे इक्वल फुटिंग पे है, वहां कोई ऊंची नीची या कोई रिच पुअर इस तरीके की कोई बात नहीं आती। अब बात करते हैं हम यूजीसी के रूल रेगुलेशन 3C की। अब जब ये बात करते हैं प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, अब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो है लोगों पे, अब किसी बच्चे पे अगर किसी स्टूडेंट ने एक फेक केस लगा दिया, अब उसकी तो डिग्री होल्ड हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी उसी समय से जैसे ही वो कंप्लेंट फाइल किया। जहां तक बात कर रहे हैं जो है एजुकेशन मिनिस्टर, खैर उतनी इनकी डिग्री है नहीं कि इनको इन सब चीजों की समझ हो, तो इनको ये कहना, ये जो जिस तरीके से गारंटी ले रहे हैं, अभी इनसे आप सीधा सवाल करिए कि एससी एसटी एक्ट की कितनी गारंटी है, 498 ए की कितनी गारंटी है। टोटल मुश्किल से 20 to 25% जो है कन्विक्शन है अभी तक, लाखों केस फाइल। जिस केस को लेकर के पूरा बनाया गया रोहित वेमिला केस को लेकर के, उस केस ये प्रूव ही नहीं हो पाया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो सुसाइड और मर्डर जो भी हुआ। तो आप किसी भी तरीके से इस तरीके की चीजों को ला करके आप 2026 में, जहां हम देश को जो है ट्रिलियन इकोनॉमी और 3 मिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लाके आप डिस्क्रिमिनेशन ही करेंगे। हमें लगता है कि फिर से कोई भी जनरल कास्ट का बच्चा बाकी लोगों से बात करना ही पसंद नहीं करेगा। किस बेस पे बात करें? वो तो हमेशा इस भय में रहेगा कि कल को कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर तो केस हो जाएगा। तो आप इक्विटी ला कहाँ रहे हैं?
नहीं तो इस तरह के जब नियम यूजीसी बना रहा होता है तो उसका भी तो लीगल टीम होता होगा ना। क्या उसके लीगल टीम को यह समझ में नहीं आया, सत्यम जी, क्या उनके लीगल टीम को यह समझ में नहीं आया कि ये पूरी तरह से जो हम बना रहे हैं वो वायलेट कर रहे हैं हम आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 14 साफ तौर पर यह कहता है कि जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है कि जो भारत के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसकी गारंटी देता है हमारा आर्टिकल 14। और इसका पूरी तरह से इसको किनारे किया जा रहा है, ये उनके लीगल टीम को समझ में नहीं आ रहा था क्या? देखिए, जब लीगल टीम की आप बात करते हैं तो जब इस तरीके की चीजें बनती है तो हो सकता है क्या पता लीगल टीम भी अगर मंडल कमीशन से बैठी होगी तो बनाएगी ऐसे। इस तरीके से चीजें है नहीं। सवाल बात जहां तक अब लीगल टीम आके देखिए कल कोर्ट में लगा हुआ मैटर किस तरीके से बात करती है, क्योंकि पहले दिन तो खैर अपोजिट नहीं आती सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सवाल ये है कि कई सारे जजमेंट, चाहे इंदिरा साहनी जजमेंट हो, चाहे इससे पहले एम नागराजन का जजमेंट हो, उसमें क्लियरली कितनी बार बोला गया है इन सब चीजों को। आप डे बाय डे जहां पे आपको उच्च स्तरीय चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए, आप वहां बैकवर्डनेस की बात करते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, दूसरी तरफ आप ही बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर इस तरीके से आप, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि अगर किसी यूजीसी से अगर एजुकेशन मिनिस्टर को, तो हमें लगता है सबसे पहले SC/ST एक्ट पे कितने कन्विक्शन है, कितने फेक केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं, उसका एक बार डेटा उठा के देखना चाहिए, उसके बाद यूजीसी पे बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि SC/ST को के लिए तो था ही पहले से, लेकिन उसमें OBC को जोड़ देना, ये आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? क्यों इसकी जरूरत मुझे पड़ी? तो समझ नहीं आता ओबीसी है कहाँ से। ओबीसी तो मतलब मेरे को इन बिटवीन को समझ ही नहीं आता। वो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो दिया जाना है। आप ओबीसी में जो कास्ट आते हैं, आप अगर उनको जोड़िए, उनका इकोनॉमिक, उनका सोशल, ये सारे वेल्थ देखिए, तो कहाँ से वो रिजर्वेशन को कहाँ से टच और कहाँ से अट्रैक्ट करते हैं, मुझे आज तक इसके एजेंडे का समझ नहीं आया। और जब रिजर्वेशन लाया गया, उसका बेसिक पर्पज ये था कि इसको जैसे जैसे सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होगा, रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा। लेकिन अब आज के टाइम में रिजर्वेशन हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि आज कोई भी खुल के नहीं बोल पा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक, कि बोले तो बोले कैसे। तो इसमें सबको पता है कि ये गड़बड़ है। हाँ, तो इसमें सत्यम जी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनौती दे सकते हैं, यूजीसी के इस नियम के खिलाफ जा सकते हैं? देखिए, इसमें जो यूजीसी का नियम है उसको आप भी चुनौती दे सकते हो, एज ए सिटीजन हम भी चुनौती दे सकते हैं। जितने लोगों ने जो है केस फाइल किया, उसमें BHU के 20 स्टूडेंट मृत्युंजय तिवारी और उनके एडवोकेट नीरज सिंह ने इसको चैलेंज किया। तो चैलेंज करने का राइट, लीगल राइट सबको है। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर स्टेप डाउन नहीं होता इन एनी केस, ये कहीं न कहीं पूरे एक कमेटी, जो जनरल कमेटी, उनके लिए घातक साबित होगा और शायद ये अमिताभ से कम नहीं होगा। नहीं तो एक चीज और, जैसे यूजीसी की बात हो रही है कि यूजीसी की ये जो जो कानून है उसको चुनौती कोई भी दे सकता है, लेकिन अब थोड़ी इसलिए भी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सामने थोड़ी पेचीदगियां होती हैं, पशुपेश में होते हैं कि उनको ग्रांट मिलता है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग मिलती है, तो ऐसे में वो सीधे तौर पर कैसे इसका विरोध कर सकते। लेकिन झेलना तो उन्हीं को है। इस नियम के लागू होने के बाद जो मामले आएंगे तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन को ही झेलना होगा, उन्हीं के पास आएगा। यूजीसी तो इस पर नियम लगा के तो अपना हाथ झाड़ देगी और फिर कोर्ट में आएगा और फिर आप लोगों के सामने ये सब मुद्दा आएगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यूजीसी तो उसमें विक्टिम है नहीं, न यूजीसी उसमें एक्यूज है। उसमें नुकसान किसका होगा? उस पर नुकसान एक बच्चे के भविष्य का होगा। हाँ, यही चीज इसमें जो एक विरोध जो हो रहा है, विरोध के किसी भी कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका एक बच्चे की डिग्री रुक जाए, मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं। वो तो अपना जो फॉर्मेलिटी है उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसीलिए जो कुछ क्लॉजेज हैं जिसका विरोध किया जा रहा है, एक तो भाई ठीक है कि क्यों आप इनको अलग कर रहे हैं, या तो सब बराबर हैं, हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, या फिर हम आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को निषेध करता है। ये सब कुछ है, मैं आपको ये सब कुछ है, लेकिन यही चीज कि क्यों उनको किनारे किया। दूसरा ये सत्यम जी, जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कि कमिटी में ये लोग नहीं होंगे, और फिर अगर मान लीजिए हमने आपके ऊपर
आरोप लगाया और हमारा आरोप झूठा साबित हो गया। आपको तो जो परेशानी हुई, जो आपने झेला, वो तो झेला ही, लेकिन उसके बावजूद भी झूठे आरोप लगाने के लिए भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप पीड़ित भी नहीं हो सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका 3C है क्या, मैं एग्जैक्ट पढ़ता हूँ क्यों हाँ, प्रॉब्लम है। हाँ, 3C रेगुलेशन कहता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओनली। अब आप एक चीज बताइए, अभी कल ही की शायद आज या कल की किसी कॉलेज की घटना है, किसी लड़की को अदर वर्ग के लड़के ने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो उसने ये धमकी दिया कि तुम्हारे पे हम यूजीसी नियमों के तहत FIR कर देंगे। तो इसका मतलब है कल को इंस्टीट्यूशनल रेप पे शुरू हो जाएंगे इसके भरोसे। अब मैं आता हूँ यूजीसी के ही 2 नियम जो सेक्शन 12 और 26 है, उसी के अपोजिट है। वो ये कहता है कि फेयरनेस होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए हायर एजुकेशन में। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यूजीसी कौन से नियम पे चलेगी, कौन से पे नहीं चलेगी। 12 सेक्शन 12 और 26 अप्लाई होगा या सेक्शन रेगुलेशन का 3C अप्लाई होगा। तो ये जो कास्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स है इंडिया में, ये कहीं से डेवलपमेंट की तरफ तो नहीं बढ़ता। ये आज चाहे करंट गवर्नमेंट कह दे या पिछली गवर्नमेंट कह दे कि हम किसी भी तरीके से विकसित तरीके से जा रहे हैं, तो विकसित इस तरीके से नहीं होता। विकसित आपको विचारधाराओं से भी लाना पड़ता है। कौन से बाप दादा कौन से कुएं से पानी पिया, क्यों अगर नहीं पिए होते तो आज कौन होता। आप, मुझे तो समझ नहीं आता है कौन सा हिस्ट्री पढ़ते हैं जो बनाते हैं यूजीसी के नियमों को। और धर्मेंद्र प्रधान जी का तो मुझे मालूम ही नहीं कि कितनी डिग्रियां हैं, समझ तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके के स्टेटमेंट है उनको या तो फिर लीगल जानकारी की है। अच्छा, ये यूजीसी अगर ये कानून नियम बनाता है, ठीक है, यूजीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है हम कहते हैं, लेकिन आता तो सरकार के अंदर ही आता है। आज के टाइम में कोई ऑटोनोमस बॉडी है नहीं, पहले तो अगर सिंबॉलिक है वैसे ऑटोनोमस नहीं अब उसमें अच्छा, तो ये इस तरह के फैसले लेने के का वो अधिकारी है क्या सरकार, मतलब ये इतना बड़ा कानून बन जाए और शिक्षा मंत्रालय को जानकारी भी न हो, ये माना जा सकता है क्या? मैं आपको वही बोला कि आप चाहे CBI, ED या किसी भी तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट के लगातार रिमार्क सुन रहे होंगे कि आज के टाइम में ऑटोनोमस बॉडी सिर्फ पेपर पे है, वैसे ऑटोनोमस नहीं है। तो ये यूजीसी के जो नियम बने, यूजीसी ऑटोनोमस एज ऑटोनोमस बॉडी तो नहीं बने कहीं से। शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय से बिना टेबल हुए या उनके जो इंटरनल मंडल कमीशन है, क्योंकि ये यूजीसी नियम तो इसको नहीं कर सकते, इसको हम बेहतर हो इसको कह दे कि हमें मंडल कमीशन नियम है। तो अगर मंडल कमीशन नियम से चलता है तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को अलग से जनरल कास्ट के लिए भी यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए जहां पे वो अपना एडमिशन ले पाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर त्वरित तत्काल सुनवाई करने का भरोसा भी दिया है, तो अब वहां पर ये मैटर किस तरह से देखिए, इसमें सुनवाई कल के लिए मैटर लिस्ट हो गया है, कल इस मैटर की सुनवाई होगी। अब देखिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस चीज को लेता है, क्योंकि कहीं जहां तक है कि अभी वो पुराने मैटर भी पेंडिंग है इस पे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है अपने आप में। मैंने आपको सीधा बताया कि यूजीसी के खुद के जो यूजीसी एक्ट है सेक्शन 12(6) उसके अल्ट्रा वायरस है, वो फेयरनेस की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आप वही रेगुलेशन 3C ले आकर के आप उसी अपने ही सेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, एडवोकेट के तौर पर आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसको लेकर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन तत्काल इस पर स्टे लग सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो अभी तक के जो कानून? विजय जी, टोटल 21 पिटीशन एज पर एज जो मेरे नॉलेज में है फाइल हुई। कल कई सारी पिटीशन लिस्टेड है, और जिस हिसाब से सारी चीजें हैं, जो रूल है, और अगर हमारा आप लीगल एक्सपीरियंस से बोले तो स्टे होना चाहिए, इस नियमों पे वापस रिकंसिडरेशन होना चाहिए। बाकी कोर्ट कैसे लेती है इस चीज को, वो तो कोर्ट ही कमेंट करेगी। कोर्ट जुडिक्शन कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर कमेंट करना मेरे डोमेन में नहीं। संघीय ढांचे के खिलाफ है, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल है। कहीं से आप संवैधानिक चीजों की, एक तरफ आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संवैधानिक चीजें नहीं है, वहीं आप आज के समय में आप कहाँ से, आप अगर बात इक्विटी की करते हैं, मैं कहता हूँ बाहर, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिक्वायरमेंट कहाँ है। आप ये डबल लेयर प्रोटेक्शन की जरूरत कहाँ? आपने जो सिंगल लेयर प्रोटेक्शन लगाया है SC है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नल एंड वाइड किया, गवर्नमेंट ने उसको वापस नया
विधेयक ला करके पास कर दिया सिर्फ कास्ट अपीजमेंट के लिए। आज फर्जी हजारों लाखों जो है फर्जी FIR हो रहे हैं SC/ST पे। आप क्या कर रहे हैं, उसको आप लगा नहीं पा रहे, आप उससे नया लेयर ले आए। पहले तो कहीं तो उसके लिए जरूरत ही नहीं कि SC/ST एक्ट आप विद इन कैंपस हो आउट ऑफ कैंपस हो अट्रैक्ट होता है, जरूरत ही नहीं कि 3C ले आए आप। तो रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे तो क्या है, किसी की डिग्री इन क्वेश्चन हो जाएगी जैसे उसके खिलाफ कंप्लेन जाएगा। आप चलते रहे जब तक बच्चा पढ़ेगा 3 साल 5 साल 2 साल, वो पहले कंप्लेन और कमेटी के पीछे घूमता रहेगा कि पढ़ेगा। और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ तो पढ़ेगा ना, कम कहाँ होगा। वही यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम एक तरफ समानता की बात करते हैं कि हम समानता ला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसी में हम वहीं पर बाइफरकेट कर रहे हैं जहां पर यह शिक्षा दी जाती है कि सब एक हैं, कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, जहां से निकलते हैं वहीं पर इस तरह के बाइफरकेशन होता है। मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि अभी JNU हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे जो एंटी ब्राह्मण तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते क्या, इनके खिलाफ क्या एक्शन? इनके खिलाफ क्या एक्शन? अगर फर्जी केसेज हो रहे हैं तो क्या एक्शन? कितने कन्विक्शन होंगे फर्जी केसेज? आप उनसे ले आइए। आप चले एकदम पता नहीं कौन से जमाने में कौन से कुएं से पानी। और बड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है ना कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने का लक्ष्य लेकर ये कानून बनाया गया, ये नियम बनाया UGC ने, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है मुझे। तो मैंने वही आपको बोला कि तो अगर आप इस तरीके के नियम आपके पास ऑलरेडी पेनलाइज है, पेनल कोड है, SC/ST एक्ट है ऑलरेडी इसके लिए, आप अब जो शिक्षा संस्थानों में भी इस तरीके से ले आएंगे तो जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं या तो वो बातचीत करना, तो वहां तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। मैं एज ए स्टूडेंट मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि OBC SC/ST से दोस्ती करूं। बिल्कुल, और इस तरह की जब बातें आती हैं, इस तरह के जब कानून आते हैं तो विरोध हर वर्ग से आता है। कानून के जानकार भी विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है। हर वर्ग से लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे वापस लेना चाहिए, ये गलत है, ये भेदभाव को बढ़ावा देता है। गीतकार मनोज मुंशी हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सत्यम जी, वो क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर ने UGC के फैसले को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर विनती की है कि वो इस बिल को वापस ले लें। उन्होंने कहा कि अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। UGC का काला कानून वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री से ये अनुरोध कर रहे हैं, सुनिए मनोज मुंशी को। अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सब का बराबर अधिकार है। UGC का काला कानून वापस ले लीजिए। हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। अगर इस देश में जातियां जीत गई तो भारत हार जाएगा। अगर किसी तो मनोज मुंशी अनुरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। और चलते चलते जरा आप भी कानून के जानकार, हम लोगों ने चर्चा की इसके बारे में, जरा उन लोगों को भी बताइए जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो लड़ रहे हैं, अदालत तक पहुंचे हैं? देखिए आनंद जी, इसमें सही है। देखिए लड़ाई हमेशा आप संवैधानिक दौर में संवैधानिक तरीके से होती है। आप पीसफुल मार्च कर सकते हैं, आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन उसी वक्त मेरा सलाह सीधा गवर्नमेंट को ये है कि आप कास्ट अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जहाँ पे आप एक तरफ आपकी ही सरकारें करती हैं, कटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ आपके ही सरकारें जो है बांटने का काम कर रही है। अब आप उस स्तर तक जा रहे हैं जहाँ बच्चों को आपस में बांटेंगे। ठीक है, आज मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ से चाहे आज कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हम तो आपस में किसी से कोई कास्ट नहीं पूछते। लेकिन आप अगर संस्थानों में इस तरीके से करेंगे तो जो वो छात्र जो सिर्फ पॉलिटिकल, जिनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा वो यही करेंगे। वो यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर जिनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा वो प्रोफेसरों को दबकाएंगे, और ये होता रहा है। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यही समझने की कोशिश करना चाह रहे थे कि कानून के नजरिए से ये जो यूजीसी का नया नियम है वो आखिर क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों विरोध में सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स, वहां के स्टाफ इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग क्यों की जा रही है। ये खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने की जिम्मेदारी यूजीसी के साथ साथ भारत के शिक्षा मंत्रालय और भारत की सरकार का भी है। भेदभाव खत्म करने के लिए भेदभाव को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है और यही कहा जा रहा है इस नए नियम को लेकर कि ये नया नियम जो है वो भेदभाव बढ़ाने वाला है, इसलिए इसको वापस लेना होगा। और मनोज मुंतशिर ने भी यही अनुरोध प्रधानमंत्री से भी किया है। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।